अच्छा जी, मैंने ना कल आपको और आज सवाल एस के चारों सिनेरियो बता दिए थे। एस पूरा बेच दिया, एस से इन्वेस्टमेंट तक आए, एस से ए तक आए और एस से छोटे एस तक आए। ये चारों का मास्टर क्वेश्चन आप देखा है और अभी सवाल के अंदर मैंने एस से छोटा एस भी करा दिया और एस से ए भी करा दिया। और करते हैं, इसके अलावा एसोसिएट भी बेचा जा सकता है। मैंने कल लिखा था, एक चीज मिस हो गई थी मुझसे, मैंने आपको लिख के दिया था उस साइड पे कि ए से जीरो भी हो सकता है और ए से सादी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। ए से ना ये छोटा ए भी हो सकता है, ये कल मिस हो गया था मुझसे। इसमें क्या होगा, ए था बेच दिया तो कंसोलिडेशन तो पहले भी नहीं कर रहे थे, लेकिन जब तक वो ए रहा तब तक उसके अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग में हिस्सा लेंगे। और चूंकि ए बेच रहे हैं तो हम ऐसे ही समझेंगे कि हमने ए बेचा है, तो उस पर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जितने का बेचा माइनस जो उस वक्त इक्विटी मेथड पे उसकी वर्थ बनती थी। और इसमें क्या होगा, जितने का बेचा प्लस जितना रख लिया उसकी फेयर वैल्यू। ए था बेच दिया तो जितना सब्सिडरी के बेचने में प्रॉफिट हो रहा था ए के बेचने में भी प्रॉफिट होगा। और ए के बेचने में प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जितने का बेचा माइनस जो उस वक्त ए बनता था। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, जब ए से एस पे जा रहे थे, ए से एस पे जा रहे थे तो क्या करते थे, तब ए डिस्पोज होके एस बन रहा था, तो ए का डिस्पोजल हमने पहले भी किया हुआ है। ये एक नई चीज है। तो आप चैप्टर में आए, अंग्रेजी पढ़ के देखें जितनी समझ आती है, बाकी मैं सवाल से तो सिखाई दूंगा। चैप्टर में पेज 44 से मैंने ये सेट 7 शुरू किया हुआ है। चैप्टर में 44 सेट 7, पेज 44 पे सेट 7। ये मैंने 44 सारा बता दिया था कल, आपने पढ़ भी लिया था। 45 भी सारा कर लिया था और 46 भी सारा कर लिया था। 44, 45, 46 ये कल सारा समझा भी दिया था और उस वक्त बैठे बैठे आपको कहा भी था कि पढ़ ले सारा। हाँ जी, अच्छा अब 47 पे आए। नंबर 5 और नंबर 6 ये आपको मैंने बता दिए अभी, ये वाले पढ़ ले। 5 और 6 सारे पढ़ लें, ये बता दिया आपको। ये मैंने कोशिश की हुई है, पूरे पॉइंट्स डिटेल से लिखे हूं। पेज 47 पे 5 और 6 पूरा पढ़ लें, फिर आखिर में जो डब्बा बनाया ना मैं फिर वो समझाता हूं। 5 और 6 पूरा पढ़ लें आप। ए से जीरो हो रहा है और ए से इन्वेस्टमेंट हो रही है। 5, 6 पूरा पढ़ लें, फिर एंड वाला डब्बा समझाता हूं। जी, डब्बे वाला थर्ड सिनेरियो में समझाता हूं। जी 5 और 6 ओके। अच्छा, बड़े ए से छोटा ए, बड़े ए से छोटा ए होने में हम क्या करते हैं, कंसोलिडेशन होती रहती है। बस सिर्फ क्या होता है कि
एक एडजस्टमेंट इन इक्विटी होती है, बस सिर्फ एक एडजस्टमेंट इन इक्विटी गलती है। बड़े ए से छोटा ए होने पे एसोसिएट है, एसोसिएट रहेगी, इक्विटी मेथड लगता रहेगा। बस पहले कुछ महीने तक परसेंटेज और थी, कुछ महीने बाद परसेंटेज और हो जाएगी। बड़े एस से छोटे एस में एक निकलता था एडजस्टमेंट इन इक्विटी। यहां पर ऐसे होगा कि अगर हमारी पहले बड़े ए में इन्वेस्टमेंट थी 120 मिलियन, फिर कुछ अरसे इस पे इक्विटी मेथड लगा और 60-60 ऐड हो गया, ये 40% इन्वेस्टमेंट होती थी, हमने 10 बेच दी, पीछे 30 रह गई, यानी हमने 1/4 बेच दी, 40 से 30 रह गई, 10% बेच दी। तो बड़े एस से छोटा एस हो गया, बड़े ए से छोटा ए हो गया। हम सिंपली समझेंगे हमने एक एसेट का कुछ पोर्शन बेच दिया। जब बेचा वो एसेट ग्रुप की नजर में उसको कितने का था, 180 का, तो हमने इसका 1/4 डीरेकग्नाइज कर दिया। कितने? 45। हमारी उस वक्त ए इतनी वर्थ की चीज थी, उसमें से 1/4 गया, यानी इतनी कैरिंग अमाउंट वाला गया। और अगर हमने ये वाले 10% शेयर्स लेट से 62 मिलियन के बेचे तो 17 मिलियन का प्रॉफिट आ गया। और अब से रिमेनिंग कहानी आगे चलना शुरू हो जाएगी, 135, और इसमें फिर से रिटेन अर्निंग ऐड हो जाएगी। नहीं समझे? पहले हमने एसोसिएट 40% पे बनाया था, और जब तक इसमें से कुछ बेचा नहीं था तब तक इक्विटी मेथड लगाते लगाते इतना इसमें और शामिल हो चुका था। फिर हमने 40% शेयर होल्डिंग में से 10% बेच दी, 30 पे आ गए, स्टिल ए है ना। तो ये हम ऐसे ही समझेंगे जैसे हमने इसका एक प्रोपोर्शन बेच दिया, तो इसका जितना प्रोपोर्शन बेचा वो कैरिंग अमाउंट में से निकल जाएगा, और जितने का बेचा बाकी प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आ जाएगा, और जो बचा कुचा ए रह गया उस पर रिमेनिंग पीरियड पे फिर इक्विटी मेथड लग जाएगा। लेकिन अब की बार क्या हो रहा होगा, पहले लगा था 40, अब ऑनवर्ड्स ये लिखा हुआ है इस डब्बे के अंदर कि ए ही रहेगा, इन्वेस्टमेंट इक्विटी मेथड ही रहेगी, बस इसकी प्रोपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट हम समझेंगे हमने बेच दी। हाँ जी, अब आ जाएं आप पास पेपर्स में दिसंबर 21 यार होमवर्क वाला सवाल जरूर करके आना कल, ताकि वो भी डिस्कशन में आए। उसमें 1-2 पॉइंट बड़े अच्छे हैं। अभी दिसंबर 21 करवाता हूँ। दिसंबर 21 में क्वेश्चन 3 था, और मेरे चैप्टर में डला हुआ है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 एल और ईएल। क्वेश्चन 31 एल और ईएल मिल गया, पढ़ ले, करता हूं।
हाँ जी, जी चलें आगे। चलें रिश्तेदारियां ढूंढते हैं पहले। दिसंबर 21 एल और ईएल, पहले इनकी रिश्तेदारियां देखते हैं। तो एल और ईएल बिल्कुल सादी सी सब्सिडरी है। सीधे सीधे 60% शेयर्स खरीदे कब? 1 जनवरी 2020 को, यानी इस साल के शुरू में। तो उसके अलावा सारी की सारी गुडविल की ही कैलकुलेशंस हैं और उसके अलावा है कुछ नहीं सवाल में, सिर्फ सारी वही फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट दी हुई है। तो ये सादा सा रिश्ता है। कितने परसेंट? 60%। कब? 1 जनवरी 20। ये तो सारी सी बात है। खिचड़ी मची है पॉइंट नंबर 2 में। एसएल के 90% शेयर्स खरीदे हमने 1 जुलाई को। अब एसएल और एएल की बात हो रही है। 1 जुलाई 17 को कितने खरीदे? 90%। उसके बाद 1 जनवरी 20 को 30 मिलियन बेच दिए। नहीं सॉरी, हाँ 30 मिलियन शेयर्स बेच दिए। परसेंटेज कितनी है ये? देखें, पहले 90% शेयर्स थे जो कि तादाद बताई हुए 54 मिलियन, यानी एसएल का टोटल कैपिटल कितना था? 60 मिलियन शेयर्स। तो अब हम 60 मिलियन को सामने रखते हैं। 90% खरीदे थे, 1 जनवरी 20 में जाके 60 में से 30 मिलियन बेच दिए, यानी 50% बेच दिया। 50% बेच के कहां तक आ गया? 40 पे। उसके बाद 1 अक्टूबर को 9.6 मिलियन और बेच दिए। अब ये 60 मिलियन में से कितने परसेंट बने? 16% और बेच दिए। और सवाल एंड हो गया 31 दिसंबर 20 पे। यहां से यहां तक ये एस है 90% वाला, यहां से यहां तक ये बड़ा ए है 40% वाला, 50 बेच दिए ना तो 40 रह गया, और यहां से यहां तक ये छोटा ए है 24% वाला। ये है जी एसएल और एएल की कहानी। तो फाइनली चूंकि ये एसोसिएट है तो कंसोलिडेशन नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट बनेगी। लेकिन पहले ये सब्सिडरी थी बिकी, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी भी आएगा, और फिर बड़े ए से छोटा ए हुआ तो वो जो भी लास्ट चीज बताई थी प्रोपोर्शनेट बेचना वो भी आएगा। तो एक सादी सब्सिडरी है, एक सब्सिडरी बनी बिकी, बड़ा ए बना, फिर छोटा ए बना।
ये है जी सवाल में कहानी सारी। जी नोटेड या कर रहे हैं भी? कर लें। $30 मिलियन शेयर्स बिके हैं, तो आप कह रहे हैं 54 मिलियन का कितने परसेंट है? हम लोग जब यहाँ पर परसेंटेजेस ले रहे होते हैं तो ये सब्सिडी के टोटल कैपिटल की परसेंटेज ले रहे होते हैं। आज तक कंसोलिडेशन में जहां भी जो भी परसेंटेज तो वो सब्सिडी के टोटल कैपिटल की परसेंटेज। हम कहते हैं हमारा फलानी में 40% शेयर है, तो उसके कैपिटल टोटल का 40% ना, जो कि 54 मिलियन बनते हैं, यानी टोटल 60 मिलियन हुए। फिर क्या आपको एसएल की बैलेंस शीट दी हुई है? नहीं, आपको बताया है कि एएल ने एसएल के 54 मिलियन शेयर्स खरीदे थे, जो कि 90% है। 90% ऑफ व्हाट? तो टोटल 60 मिलियन हुआ फिर, क्योंकि अगर 54 मिलियन 90% है तो टोटल कैपिटल फिर 60 मिलियन है। अच्छा 54 में से बेचे कितने परसेंट बेचे? अच्छा चले छोड़े, 90% शेयर होल्डिंग थी। जब 30 मिलियन शेयर बेच दिए तो कितने परसेंट हमारी इन्वेस्टमेंट रह गई? ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले 90% शेयर होल्डिंग थी, ठीक है, 54 मिलियन शेयर्स हमने लिए थे, टोटल कैपिटल 60 था कि नहीं? ये ठीक है। अच्छा उसके बाद आप कह रहे हैं कि 30 मिलियन हमने बेच दिए। 30 मिलियन इसका कितने परसेंट है? ये कह रहे हैं ना आप, कितने परसेंट है? 50? चलो 55 कर लेते हैं, 55%। अब बताएं कि 90% से गिर के कितने पे पहुंच गए हम? नहीं 55 बेच दिया ना, यानी हम ये कह रहे हैं कि ये बेचने के बाद हमारी एस में इन्वेस्टमेंट 35% रह गई है, यही मतलब हुआ ना। अच्छा हमारी 35% इन्वेस्टमेंट रह गई है एस में। एस के 60 मिलियन शेयर्स हैं, 35% हमारे पास हैं, कितने बने? 20। तो आप ये कह रहे हैं कि 54 मिलियन में से 30 मिलियन बेचे तो 21 मिलियन रह गए। अरे 54 में से बिके, मान ली बात बिल्कुल सही है, लेकिन शेयर्स बिकने के बाद वो एस से ए बन गया ना। तो जब ए बन गया तो हमने रिटेन अर्निंग पे परसेंटेज तो लगानी है। तो अगर हम ए में आज तक जितने भी सवाल किए हैं, ए में इन्वेस्टमेंट हमारी 30% है, किसका 30% है?
ए के टोटल कैपिटल का ना, ए के टोटल कैपिटल का। तो ये 90% इसके टोटल कैपिटल का था। हमने अगर 30 मिलियन शेयर्स बेच दिए तो इसमें से कितने बेच दिए, इसमें से कितने बेच दिए, 50% बेच दिए। इसमें से बेचने के बाद हमारे पास कितने रह गए, 24 मिलियन शेयर्स, जो कि हमारी शेयर होल्डिंग को 40 पे ले आए। किसका 40? इसका 40। ये इसका 40 नहीं है, ये हमने कभी परसेंटेज निकाली भी नहीं है। अभी पिछले सवाल में एमएल में हमने कितने परसेंट शेयर खरीदे थे, 80%। फिर 20% बेच के 60% पे आ गए। किसका 80%, किसका 60%? लिख दिया था। अब यहां पर उसने 30 मिलियन शेयर्स लिखे, तो परसेंटेज तो हम खुद निकाल रहे हैं ना, तो किसकी परसेंटेज निकालें? अच्छा, 54 मिलियन की परसेंटेज निकाल के क्या हासिल होगा? आपने निकाल लिए 55%, क्या हासिल हुआ उससे? तो वो देख ले टैली होके क्या वो बन रही है सही? नहीं बन रही ना। तो इसका मतलब हम जब भी कभी परसेंटेजेस निकाल रहे हैं कि इतने परसेंट शेयर्स फलाने में इन्वेस्टेड है, तो वो किसकी परसेंटेज है? इन्वेस्टी कंपनी के टोटल कैपिटल की परसेंटेज है। अब तक एस, ए, जेवी, ये सब के सब परसेंटेजेस की जब बात की जा रही होती है तो ये इन्वेस्टी के टोटल कैपिटल की परसेंटेज होती है, तभी तो हम उस पर उतना हिस्सा लगा रहे होते हैं। जी, नॉन करंट एसेट्स अभी भी नहीं हजम हुआ ना, नहीं तसल्ली हुई ना। हाँ जी पीपी, किसको कंसोलिडेट करना है हमने? एएल और ईएल को दिया ही भैया बस जी। 1700 और क्या है? अच्छा, अब ये इन्वेस्टमेंट्स हैं तो पता नहीं कौन कौन सी हो, या सिर्फ एएल के अंदर ही लिखी आ रही हैं? दोनों में आ रही है ना। हाँ, तो बस फिर ये होंगी कोई इन्वेस्टमेंट्स। कितनी? 320 और 650 आगे। अच्छा, अब गुडविल भी आ सकती है और कोई चीजें भी आ सकती हैं। तो 2-3 लाइनें छोड़ देते हैं, करंट एसेट्स में आ जाते हैं जी। यानी करंट एसेट्स ही हैं बस। 5380 IFRS 5 करंट में, हाँ जी 1900। और चूंकि अलग लाइन लिखी हुई है तो हम भी उसको अलग लाइन ही कह देते हैं। फॉर सेल कितने? 400 और बस। कैपिटल, अच्छा सवाल में क्लियरली पता चल रहा है कि शेयर इशू हुए थे और उनको रिकॉर्ड नहीं किया, इसलिए अभी इसको अंदर ही लिख लेते हैं। 3400 और प्रीमियम 1200। आगे रिटेन अर्निंग्स वर्किंग 2, NCI वर्किंग 3। नॉन करंट लायबिलिटीज बस सिर्फ लायबिलिटीज हैं। पता नहीं क्या लिखा मैंने, लायबिलिटीज जी 2900 1080। अच्छा, सब्सिडरी थी लेकिन बिक गई। बहरहाल सब्सिडरी थी तो गुडविल निकालनी पड़ेगी। ईएल सब्सिडरी है और एसएल थी कभी। अच्छा, आप देखें ये रिश्ते बदले बहुत सारे। एक तो हो गया एएल और एक हो गया ईएल। एसएल के साथ 3 रिश्ते रहे हैं। एक एसएल है 90% पे, ये एस था। फिर एसएल है बड़ा ए 40% पे, और फिर एसएल है छोटा ए 24% पे। और चूंकि ये 40 और 24 सवाल में नहीं दिया हुआ तो हम यहां ये निकाल के भी दिखा देते हैं। 50 नहीं, टोटल कैपिटल था 54 मिलियन डिवाइडेड बाय 0.9, 60 मिलियन। फिर हमने 54 में से 30 बेच दिए तो कितने रह गए? 40%।
फिर हमने मजीद 9.6 बेच दिए, कितने रह गए? 24%। ये चूंकि 40 और 24 सवाल में नहीं दिया था तो ये निकाल के दिखा दिया। तो रिटेन अर्निंग में ये 5 कॉलम बन गए। एएल और ईएल तो है और एसएल 3 रिश्ते बदले हैं तो एसएल के 3 कॉलम। एएल की रिटेन अर्निंग कितनी है? 3500। ईएल की 24 और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये अंग्रेजी में से निकालेंगे, बल्कि नहीं सॉरी गिवन है। सबसे लेटेस्ट क्या है इसमें से? ये तो एसएफपी वाली इसमें आनी है। तो 31 दिसंबर 20 पे कितनी है? 410। 24 कब बनी थी? 40 से 24 कब बनी थी? 1 अक्टूबर पे कितनी थी? 385। तो 385 इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका एंडिंग पॉइंट है। फिर 90 से 40 कब बनी थी? 1 जनवरी 20। तब कितनी थी? तो ये इसका स्टार्टिंग है, इसका एंडिंग पॉइंट है। और 90% कब बनी थी? 1 जुलाई। तब कितनी थी? तो ये सारी आपको सवाल में दी है। ठीक है, ऐसे या टाइमलाइन पे बना के देखो। एसओएफपी गुडविल की वर्किंग, रिटेन अर्निंग की वर्किंग खोल लें, फिर सॉल्व करते हैं। हाँ जी, जगह तैयार होगी। चलें जी, पहले पैराग्राफ में तो डेट आ गई, एसओएफपी आ गई। पॉइंट नंबर 1, 1 जनवरी 20 को एएल ने ईएल के 60% शेयर खरीदे थे और इसके बदले शेयर एक्सचेंज किया था। तो शेयर एक्सचेंज कितना किया था? 1 for 3। ईएल के कैपिटल है कितना? बैलेंस शीट से पता चल रहा है 110। हमने कितने लिए? बदले में अपने दिए 1/3 और हमारा एक उस वक्त था 105 का। जी कितना? 2310। और चूंकि हमने ये शेयर इशू रिकॉर्ड नहीं किया था तो अब कर लेते हैं। इसमें से 10 रुपए कैपिटल में और 95 प्रीमियम में, तो कैपिटल में आ जाएगा 66 मिलियन 1/3 10 रुपए और प्रीमियम में आ जाएगा 66 मिलियन 1/3 95 रुपए। ये 66 मिलियन 110 का 60%। इतने हमने लिए, 1 for 3 अपने दिए और हमारा एक 105 का था। पॉइंट 1 का पहला पैराग्राफ डन। ऑन एक्विजिशन डेट ईएल की रिटेन अर्निंग 2050 थी। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स फॉलोइंग मसले थे। नंबर 1, ईएल की कोई इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट थी
और उस वक्त उसकी फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू से 100 ज्यादा थी, तो इन्वेस्टमेंट एसोसिएट उन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की एक्सेप्शन में कहीं है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट? वो जो आपको भी 5-6 पॉइंट्स पढ़ाए थे, नहीं है, नहीं है, एक्सेप्शंस में नहीं है, मतलब इसकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करनी है। तो 100 फेयर वैल्यू ज्यादा थी, एनसीआई फेयर वैल्यू पे कि प्रोपोर्शनेट पे? फेयर वैल्यू पे 1100 प्रीमियम था। ईएल का प्रीमियम है कितना? अच्छा नहीं है। रिटेन अर्निंग कितनी थी जी? तो बात हो रही थी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट इन पीएल 100, अच्छा ये पॉइंट सवाल करते हुए कैसे जहन में आएगा पता नहीं, मुझे चूंकि पता है इसलिए बता रहा हूं। ये जो बुक्स में इन्वेस्टमेंट्स आ रही है ना, ये वाली इन्वेस्टमेंट्स, ये 320 कैसे बनी? कैसे बनी? कैसे बनी होगी? नहीं, 320 जो मैं एएल की बैलेंस शीट में देख रहा हूं, ये इन्वेस्टमेंट 320 कैसे आ रही होगी? क्या चीज है ये? आ, 320 मिलियन की फिगर ये एएल की बैलेंस शीट में नजर आ रही है। मैं पूछ रहा हूं ये कैसे बनी होगी? ये 320 कैसे बनी होगी? ये पेपर में बैठ के नहीं पॉइंट समझ आना था। 320 की फिगर कैसे बनी होगी सोचें जरा। चलिए मैं बताता हूं। पॉइंट नंबर 2 की अंग्रेजी देखें। सबसे पहले हमने 90% शेयर खरीदे, कितने रुपए के? 870 के। इन्वेस्टमेंट में डेबिट आ गए होंगे। उसके बाद हमने जो 30 मिलियन शेयर्स बेचे, हमने कैश रिसीव किया 550 मिलियन और इन्वेस्टमेंट ही क्रेडिट कर दी। इन्वेस्टमेंट में 550 क्रेडिट कर दिया। फिर उसके बाद हमने मजीद शेयर्स बेचे, कितने के? 208। कैश डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। देखें दोबारा सुने, एएल की ईएल में इन्वेस्टमेंट है, वो तो उसने सिरे से रिकॉर्ड ही नहीं की। एसएल में इन्वेस्टमेंट इतनी रिकॉर्ड की, फिर जब बेची कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, फिर जब बेची कैश डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। तो इसलिए एएल की बुक्स में इन्वेस्टमेंट आ रही है और ये सारी की सारी वही है जो उसने एसएल में की हुई थी। इन्वेस्टमेंट इन ईएल बुक्स में ही नहीं लाया, इन्वेस्टमेंट इन एसएल ये बची कुची आ रही है। तो ईएल उसने कंसोलिडेट करना है और ये बची कुची ये उसकी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के तौर पे आनी है। तो इस 320 को फारिग कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट लाएंगे। और एसओएफपी में इन्वेस्टमेंट्स के सामने 650 ईएल वाले कॉलम में ये क्या है? पॉइंट 1 पहला बुलेट पॉइंट, ईएल्स इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। कौन सी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं? वही जो ऊपर 650 नजर आ रही है। यानी जो एसओएफपी में हमें इन्वेस्टमेंट्स लिखी नजर आ रही हैं, 320 ये वाली है जो कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है, और 650.1 पहला बुलेट पॉइंट वो खुद कह रहा है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है। तो इसका मतलब है कि ये अदर इन्वेस्टमेंट्स कुछ नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट ही है। हाँ जी, ये काफी गहरा पॉइंट था। पॉइंट नंबर 2 में बड़ी अजीब सी ट्रांजेक्शंस की हैं अकाउंटेंट ने। तो ये इन्वेस्टमेंट्स कुछ और है ही नहीं, बस इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है, तो वो इक्विटी मेथड लगा के यहां लिख लेंगे। और जब ये इन्वेस्टमेंट की वर्किंग कर रहे होंगे तो इस 100 का दूसरा फैक्ट भी फिर तभी कर लेंगे, रह जाएगा याद, नहीं तो मैं याद दिला दूंगा। वरना हम दूसरा फैक्ट कहीं देते हैं ना, तो वो दूसरा फैक्ट इधर आना है। चलें आगे चलें, पॉइंट 1 पे वापस। पहला बुलेट पॉइंट डन। पहले बुलेट पॉइंट के अंदर बाकी अंग्रेजी क्या कर रही है? वो बाकी अंग्रेजी ये है कि चूंकि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है तो ईएल को इक्विटी मेथड की अकाउंटिंग करनी चाहिए थी, जब वो नहीं कर सका तो हम जब वर्किंग फोर्थ करेंगे तब कर लेंगे। दूसरा बुलेट पॉइंट,
फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स हेल्ड फॉर सेल कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है, तो इसका कुछ भी नहीं करना, क्योंकि नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल ये एक्सेप्शन वाले में से है, इसका कुछ भी नहीं करना। तीसरा बुलेट पॉइंट, कंटिंजेंट एसेट्स और कंटिंजेंट लायबिलिटीज। तो कंटिंजेंट एसेट्स को हमने लिफ्ट नहीं करानी होती। ये आपको जब मैं बेसिक रिवीजन करा रहा था तो उसमें इंटेंजिबल एसेट्स वाला जो पॉइंट बताया था ना, तब ये चीज बताई थी, वहां लिखी हुई है नोट्स में। कंटिंजेंट लायबिलिटी का क्या करना होता है, इसको हमने एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू गुडविल की वर्किंग में लेनी होती है। कितनी है कंटिंजेंट लायबिलिटी की? और फिर अगली चीज ये देखनी होती है कि क्या ये आज तक इग्नोर्ड है या अब बुक्स में आ चुकी है। तो अब बुक्स में आ चुकी हुई है, कितनी कितनी? तो ये मैंने आपको जो केसेस के डब्बे बना के दिए थे उसमें से केस 2 ये था कि अगर बाद में एस ने रिकॉग्नाइज कर लिया है तो जो दोनों में से लोअर अमाउंट है वो लायबिलिटीज में से भी लेस और एस की रिटेन अर्निंग्स में ऐड। ये आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी जब पढ़ाई थी ना, तो उसमें ये केस नंबर 2 दूसरे डब्बे में लिखा हुआ है सारा। कंटिंजेंट लायबिलिटी। अच्छा जी, ये थे हम पॉइंट 1 के तीसरे बुलेट पॉइंट पे। चौथा बुलेट पॉइंट, ये भी आपको जब वो बेसिक कंसोलिडेशन रिवाइज करवा रहा था ना, तो उसमें इनटेंजिबल एसेट्स जब पढ़ाए थे तो उनमें मैंने ये चीजें लिखी हुई है कि कंटिंजेंट एसेट को भी लिफ्ट नहीं करानी और ये असेंबल्ड वर्कफोर्स को भी लिफ्ट नहीं करवानी। तो इस 80 मिलियन का भी कुछ नहीं करना। ये हो गई ईएल की गुडविल। और गुडविल की वर्किंग पूरी कर लें तो इसलिए एसएल भी साथ ही निपटा लेते हैं। एसएल को एस कब बनाया था? 1 जुलाई 17। तो फिर उसकी गुडविल की वर्किंग भी 1 जुलाई 17 पे करनी है। पॉइंट नंबर 2, तब कितने रुपए के शेयर्स खरीदे थे? 870। कैश ही दिया होगा। कैपिटल कितना उसका? 600 मिलियन। 600 कैसे? 60 मिलियन शेयर्स। प्रीमियम उसका कहीं कोई बात नहीं। रिटेन अर्निंग उसकी उस वक्त 250। इसकी कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की बात? पॉइंट 2 में इसकी कहीं कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की बात? ऑन एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स बराबर थे, तो बस इसकी गुडविल भी पूरी। और एनसीआई फेयर वैल्यू पे है, तो फिर एनसीआई की फेयर वैल्यू। पॉइंट नंबर 1, उस दिन एस का एक शेयर 30 रुपए का था और हमने लिए थे 60% शेयर्स, यानी 44 मिलियन एनसीआई लोगों के पास रह गए थे और एक 30 रुपए का था। हमने 66 मिलियन लिए थे, उनके पास 44 रह गए थे, एक इतने का था। इसके हमने 54 मिलियन शेयर्स लिए थे, उनके पास 6 मिलियन रह गए थे। किस दिन? 1 जुलाई 17। उस दिन शेयर कितने का था? एसएल का। तो एनसीआई बन गई 1320 और अभी कहीं आधा हुआ है सवाल। फोर 98। पॉइंट 1 में देख लें कुछ रह तो नहीं गया।
जी पॉइंट वन में सिर्फ ये पहला बुलेट पॉइंट रह गया, वो जब इन्वेस्टमेंट में एसोसिएट करेंगे तब देखेंगे। बाकी पॉइंट वन डन, यानी ईएल फारिग हो गया। अब आते हैं पॉइंट टू पे। 1 जुलाई को ये एस बना और फिर उसके बाद तीसरी लाइन का एंड 30 मिलियन इसकी गुडविल इंपेयर हो गई थी। एनसीआई फेयर वैल्यू पे है, तो इंपेयरमेंट कहां से लेस करें? एस में से। अच्छा आप देखें एस बहुत सारे बने हुए, कौन से वाले में से करें? जब ये सब्सिडरी था यानी ये, तो इंपेयरमेंट लॉस ये 30, चौथी लाइन 30 मिलियन शेयर्स बेचे और 550 मिलियन सारा इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कर दिया। अच्छा जब शेयर्स बेचे होते हैं, चाहे वो एस से छोटा एस हो, चाहे वो एस से ए हो, चाहे वो ए से ए हो, पी ने जो शेयर्स बेचने पे प्रॉफिट रिकॉर्ड किया होता है वो रिवर्स करना होता है हमने। तो पॉइंट नंबर 2 में एक दफा उसने 550 मिलियन के बेचे और उस पर कोई प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं किया। ये कैसे पता? क्योंकि उसने कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर लिया, तो प्रॉफिट कोई रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद उसने कैश डेबिट 208 मिलियन और रिटेन अर्निंग क्रेडिट, तो इस फनकारी को हम कर लेंगे रिवर्स। ये रिवर्स कर दी। अब ये 2 दफा उसने शेयर्स बेचे हैं, एक दफा एस बेची है, दूसरी दफा बड़े ए को छोटा बड़े ए को छोटा ए किया है। तो इसमें एक काम तो ये करना होता है कि जो पेरेंट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर चुका है वो रिवर्स करें। और अब सही काम क्या है? जो सब्सिडरी बेची थी उसका गेन ऑन डिस्पोजल लाएंगे, और जो बड़े ए से छोटा ए किया है उसके ऊपर भी प्रॉफिट आएगा। अब ये 2 काम करने लगे। अच्छा अब चूंकि ये दोनों ही काम एसएल के होने लगे हैं और एसएल की कोई एडजस्टमेंट और बाकी नहीं रह गई, तो एसएल के डब्बे बंद कर लेते हैं। ये कितना? 60। ये कितना? 45। ये कितना? 25। और इस पे 90, इस पे 40 और इस पे 24। ईएल का अभी टोटल मैंने क्यों नहीं किया, चलिए मैं ही बता देता हूं। पॉइंट 1 का पहला बुलेट पॉइंट छोड़ा हुआ है, ईएल का एसोसिएट का प्रॉफिट आना है भी यहां पर, इसलिए इसको छोड़ा हुआ है। एसएल वाले तीनों ले लेते हैं। 60 का 90, 45 का 40 और 25 का 24। जी 78। 60 का 90, 45 का 40, 25 का 24।
अच्छा यहां निकालता हूं, सब्सिडरी बेचते हैं, गेन ऑन सब्सिडरी का डिस्पोजल। तरीका, कब बेची सब्सिडरी? 1 जनवरी 20। कितने की बेची? 550। जितना बच गया उसकी फेयर वैल्यू, देखें हमने 30 मिलियन बेच दिए इतने के, बाकी कितने शेयर्स रह गए हमारे पास? 24 मिलियन। किस दिन की बात है ये? तो उस दिन इन 24 मिलियन शेयर्स की फेयर वैल्यू कितनी थी 1 जनवरी 20? 18, 432। इसमें से माइनस जो उस दिन सब्सिडरी हमारी नजर में थी, कैपिटल उस दिन क्या, हर दिन 600, प्रीमियम कोई नहीं, उस दिन की रिटेन अर्निंग, उस दिन किस दिन, ये 340। हमने क्या क्या एडजस्टमेंट्स खुद से डाली? इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस इसलिए नहीं क्योंकि हमने गुडविल जो लिख देनी है 68, ये उस दिन सब्सिडरी थी, इसमें से माइनस एनसीआई। और एनसीआई की फिगर कैसे निकालें? अगर उस वक्त बैलेंस शीट रही होती तो हम एनसीआई का क्या करते? तो उस वक्त बैलेंस शीट बन रही होती तो वैल्यू एट एक्विजिशन ये, और रिटेन अर्निंग पे कितनी थी एनसीआई उस वक्त जब ये सारा मामला हो रहा था? 10%। तो किस पे लगाऊं? हम कौन सा कॉलम ले रहे हैं? $60 पे हम्म 924। तो सब्सिडरी बेचने पे गेन हो गया 58। ओए 58। अच्छा आप जरा ना मैं रश कम कर दूं क्योंकि लास्ट चीज रह गई इन्वेस्टमेंट इन ए वाली, बड़ा ए छोटा ए, तो बाकी ब्रैकेट बंद करके फारिग करता हूं। खत्म हो गया सवाल, इन्वेस्टमेंट इन ए है बस, तो ये बाकी बंद करें सब। गुडविल कौन सी वाली लिखनी है? ईएल वाली, ये तो बेच दी हमने 440। करंट एसेट्स 7280 और ये 400। $3620। ये कंसोलिडेशन के सवाल आपको लिख लिख के सॉल्व करने पड़ेंगे जी। 3290 liabilities, $4005। ईएल का कॉलम फाइनल होगा तो ही एनसीआई और रिटेन अर्निंग क्लोज होगी। अब आते हैं वर्किंग 4 पे। यहां तक लंबे लंबे सांस ले ले, फिर मैं वर्किंग 4 करता हूं। हाँ जी इजाजत, तो मैं वर्किंग 4 शुरू करूं?
गुडविल मिटा देता हूं, जगह नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, एसोसिएट है इस सवाल में दो, एक पीएल और एक एसएल। पहले आसान वाली करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन पीएल। इसके इक्विटी मेथड लगाने का तरीका होता है कि इन्वेस्टमेंट की फिगर और उसमें फिर आगे रिटेन अर्निंग का हिस्सा ऐड। और ये इन्वेस्टमेंट इन पीएल, ये ईएल का एसोसिएट है, जो कि इन्वेस्टमेंट की फिगर लेंगे तो वो आ रही है 650, लेकिन 100 ऐड करके। ये क्या किया? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। उसके बाद से इक्विटी मेथड ये भूल गया था लगाना, तो हम लगा देते हैं। पहला बुलेट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 जी, 120 पे परसेंटेज लगाएं या 120 वो ऑलरेडी शेयर ही है? शेयर ही है, तो इन्वेस्टमेंट में ऐड और यहां ऐड। ईएल वाले कॉलम में 120, इन्वेस्टमेंट में ऐड, रिटेन अर्निंग में ऐड। ये लग गया इस पे इक्विटी मेथड। दूसरा इक्विटी मेथड किस पे लगना है? एसएल पे। ये हमेशा से एसोसिएट था? नहीं, ये कब एसोसिएट बना? इस दिन जब सब्सिडरी बिकी तो यहां से एसोसिएट की कहानी शुरू हो गई। तो इनिशियली एसोसिएट की कहानी शुरू हुई 432 से। उसके बाद ये कब तक बड़ा एसोसिएट रहा? ये और इसमें हमारा हिस्सा शामिल हुआ कहां तक पहुंचा? यहां तक ये बड़ा एसोसिएट पहुंचा था कि हमने इसमें से कुछ पोर्शन बेच दिया, लेकिन पोर्शन बेच के रहा स्टिल ये एसोसिएट, बड़े ए से छोटा ए हो गया, तो फिर उसको प्रोपोर्शनेट डीरेकग्नाइज कर देंगे। तो कितना डीरेकग्नाइज कर दें? ये कितने परसेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है? 40 को। बेच कितना रहे हैं हम? 16। इतना गया, छोटा होके एसोसिएट रह गया। अब ये छोटा एसोसिएट चल रहा है आगे। कितनी रिटेन अर्निंग मिलाएं साथ? 25 की 24। और पूरा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट बन गया। और इसका क्या करें? इतनी कैरिंग अमाउंट वाली इन्वेस्टमेंट बेची थी, कितने रुपए की? 208 की। ओए ये 1146 आ जाएगा इधर। एसेट्स हो गए पूरे। वन सिक्स और ईएल का कॉलम क्लोज कर दें तो ये ईएल वाला कॉलम
और हमारा EL में कितना हिस्सा है? 60% है शायद, 345। तो फाइनली ये रिटेन अर्निंग्स का कॉलम भी बंद हो गया। और EL की NCI एक्विजिशन पे कितनी थी गुडविल की वर्किंग में? 13। और EL की रिटेन अर्निंग्स 575 का 40, 215 301 इंशाल्लाह टैली होगा। ये बैलेंस शीटें क्लास में टैली होती हैं पेपर में नहीं होती। क्यों करवा रहा हूं? SOCI के ना टेस्ट ही कम होते हैं, ज्यादा SFP के होते हैं। लेकिन कल की क्लास में SOCI कराऊंगा, मतलब डिस्पोजल में SOCI के सवाल हैं। ज्यादातर SFP टेस्ट होती है क्योंकि वर्किंग उसमें ज्यादा होती है ना, SOCI कम होती है टेस्ट। चले भाई, अल्लाह हाफिज़।